आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस 1956, 1962 और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में नेम क्या था कंट्री का, यानी पाकिस्तान का नाम क्या था। फिर तीनों कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल आर्टिकल्स कितने थे। फिर तीनों कॉन्स्टिट्यूशन के यूनिवर्सल सफरेज का कंसेप्ट क्या था। और फिर तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में हेड ऑफ स्टेट कौन थे। उसके अलावा हम तीनों कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को भी डिस्कस करेंगे। और देन हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस करेंगे कि कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में। और फिर हम लेजिस्लेचर डिस्कस करेंगे कि क्या यूनिकैमरल लेजिस्लेचर या बाइकैमरल लेजिस्लेशन, किस फॉर्म ऑफ लेजिस्लेचर को अडॉप्ट किया गया तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में। और फिर किन लैंग्वेजेस को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद मेथड ऑफ इलेक्शन, फिर फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद उसके अलावा इस्लाम से रिलेटेड तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं वो डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, वो है इमरजेंसी प्रोविजन, यानी तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी डिक्लेरेशन का जो कंसेप्ट है वो किस तरह डिफरेंट है। अब नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें कि तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में नाम क्या था, तो तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में यानी 1956, 1962 और 1973 तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में नाम था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद नेक्स्ट है कि तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने थे। तो सबसे पहले देखते हैं 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें 234 आर्टिकल्स थे, 13 पार्ट्स थे और 6 शेड्यूल्स थे। और अगर हम 62 की बात करें यानी कॉन्स्टिट्यूशन 1962 में, ये भी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था और इसमें जो आर्टिकल्स थे वो 250 थे और 112 पार्ट्स थे और 5 शेड्यूल्स थे। और फिर 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और इसमें जो टोटल आर्टिकल्स है वो 280 आर्टिकल्स थे और 112 पार्ट्स थे और 7 शेड्यूल्स थे। तो ये 3 नंबर ऑफ आर्टिकल्स के जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बने तो इनमें कितने आर्टिकल्स थे। अब नेक्स्ट है यूनिवर्सल सफरेज, यानी 1956 और 62 और 73 तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज सेम है, वो ये जो इलेक्शन है वो यूनिवर्सल सफरेज के बेसिस पर है। अब यूनिवर्सल सफरेज क्या है? यूनिवर्सल सफरेज मीन कि हर एडल्ट सिटीजन के पास वोट डालने का राइट है, यानी हक है उसे, हर एडल्ट सिटीजन के पास वोट का राइट है। तो तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में जो इलेक्शन है वो यूनिवर्सल सफरेज की बेसिस पर हुई। अब नेक्स्ट है हेड ऑफ स्टेट। देखिए तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में, 62 में एंड 73 तीनों में एक चीज सेम है, वो ये कि हेड ऑफ स्टेट जो होगा, यानी वो ये कि हेड ऑफ स्टेट जो होगा वो सिर्फ मुस्लिम होगा, यानी नॉन मुस्लिम हेड ऑफ स्टेट नहीं हो सकता। ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में सेम है। अब नेक्स्ट है प्रीएम्बल। देखिए प्रीएम्बल्स को अगर हम सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर ले तो ये एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। तो 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में, 62 में एंड 73 तीनों में जो प्रीएम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 का था। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को समझने के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई, आप वो जाके देखिए। अब देखते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को समझने से पहले एक सिंपल सी बात याद रखिए कि डेमोक्रेसी में या तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। यानी किसी भी डेमोक्रेसी में या तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा या पार्लियामेंट्री। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर होती है बनिस्बत प्रेसिडेंट के, बट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर है बनिस्बत प्राइम मिनिस्टर। तो एक बेसिक डिफरेंस है। तो देखते हैं कि 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिया गया। तो 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था और 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में फिर से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया। तो ये थी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस में। और अब है नेचर ऑफ लेजिस्लेशन। अब नेचर ऑफ लेजिस्लेशन में कि क्या यूनिकैमरल लेजिस्लेचर था या बाइकैमरल लेजिस्लेचर था। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर में और बाइकैमरल लेजिस्लेचर। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर जहाँ पे सिंगल हाउस हो या सिंगल असेंबली, और बाइकैमरल लेजिस्लेचर जहाँ पे 2 हाउसेज हो, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। तो देखते हैं कि नेचर ऑफ लेजिस्लेचर यानी 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में क्या यूनिकैमरल था या बाइकैमरल। तो हम देखते हैं कि 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर था जिसमें एक नेशनल असेंबली। इसी तरह 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर था जिसमें एक नेशनल असेंबली थी। बट 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बाइकैमरल लेजिस्लेशन मिलता है जिसमें एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस, क्योंकि करंटली अभी भी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने नेचर ऑफ लेजिस्लेशन को डिस्कस किया तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखते हैं नेशनल लैंग्वेजेस।
कि किन लैंग्वेजेस को नेशनल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया गया। तो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में उर्दू एंड बंगाली को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। इसी तरह 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में उर्दू एंड बंगाली को नेशनल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया गया। बट 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, जिनके 1971 के बाद बांग्लादेश सेपरेट हो गया और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ उर्दू को ही नेशनल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं मेथड ऑफ इलेक्शन। देखिए मेथड ऑफ इलेक्शन दो होते हैं, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन मींस के लोग डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव को। और इनडायरेक्ट का क्या मतलब है? इनडायरेक्ट मेथड वो है जहाँ पे लोग एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव जिसे लोगों ने इलेक्ट किया हो वो फिर किसी और रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करता है। तो डायरेक्ट इलेक्शन का एग्जाम्पल है जनरल इलेक्शन, और इनडायरेक्ट के एग्जाम्पल को अगर आप देख ले वो है सेनेट इलेक्शन, जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एक दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करता है। अब जब मेथड ऑफ इलेक्शंस की बात करते हैं तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन था। इसी तरह 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन था। बट 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड मिलेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है मेथड ऑफ इलेक्शन में तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में। अब अगर हम इस्लामिक प्रोविजंस की बात करें, यानी इस्लाम के बारे में तीनों कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं, देखिए मोस्टली तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में जो इस्लामिक प्रोविजंस है वो सेम है, तो इसलिए हम एक साथ ही डिस्कस करेंगे इनको। पहला पॉइंट है कि इस्लाम को एज अ स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया गया। दूसरा पॉइंट है कि प्रेसिडेंट मुस्लिम होना चाहिए, यानी पाकिस्तान का प्रेसिडेंट मुस्लिम होना चाहिए। ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में ही सेम है। तीसरा पॉइंट है कि अगर कोई भी लॉ कुरान और सुन्ना के अगेंस्ट हो, ऐसी लॉ नहीं बनाई जाएगी। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही है, 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही, और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही बात लिखी गई। और फोर्थ पॉइंट है कि जो इस्लामिक कंट्रीज है उनके साथ रिलेशनशिप को बेहतर किया जाए। तो ये वो पॉइंट है जो तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस में सेम है। अभी यहाँ पर कुछ स्लाइट डिफरेंस है वो डिस्कस करते हैं। इस्लामिक प्रोविजन से रिलेटेड एक स्लाइट डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। अभी इस्लाम से रिलेटेड 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देख ले तो यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस है, कुछ पॉइंट और एडिशनल ऐड किए गए थे। उनमें से दो इंस्टीट्यूशन बनाए गए, यानी 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में दो इंस्टीट्यूशन बनाए गए। अब 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में दो इंस्टीट्यूशन बनाए गए, एक था एडवाइजरी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी और दूसरा था इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो एडवाइजरी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का मेन फंक्शन क्या था? उसका सबसे पहले मेन फंक्शन था कि वो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस दे, और इसके अलावा इसका एक और फंक्शन था कि जितने भी लॉस पास होंगे कंट्री में, यानी पाकिस्तान में जितने भी लॉस पास होंगे, तो ये इंस्टीट्यूशन उन लॉस को चेक करेगा, उन लॉस को एग्जामिन करेगा कि क्या वो कुरान और सुन्ना के अकॉर्डिंग है या नहीं। अब जो सेकंड इंस्टीट्यूशन था वो था इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मेन फंक्शन ये था कि वो इस्लामिक रिसर्च करे और इसके साथ लोगों की मदद करे इस चीज़ में कि जो सोसाइटी है उसे इस्लामिक बेसिस पर रन किया जाए, यानी जो मुस्लिम सोसाइटी है उसे ट्रूली इस्लामिक बेसिस पर रन किया जाए। और ये सब कुछ तभी पॉसिबल होगा जब वो इस्लाम के ऊपर रिसर्च करेंगे, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करेंगे। तो 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये एडिशनल पॉइंट था इस्लाम से रिलेटेड। इसके अलावा 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपने ये पॉइंट याद रखना है कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में सेकंड अमेंडमेंट जो है उसमें कादियानियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया, यानी जिनका लीडर मिर्जा गुलाम अहमद था उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमें मुस्लिम्स की डेफिनेशन मिलती है कि कौन सा शख्स मुस्लिम होगा। इसको डिफाइन किसने किया? 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन। अब जब उन्होंने ये डिफाइन किया तो इसी के साथ सेकंड अमेंडमेंट में उन्होंने कादियानियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया। अब नेक्स्ट और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है इमरजेंसी प्रोविजन, यानी इमरजेंसी डिक्लेरेशन 1956 के अकॉर्डिंग किस तरह है और 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किस तरह है और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किस तरह है। तीनों को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी डिक्लेरेशन के बारे में क्या कहता है। तो अकॉर्डिंग टू 1956 कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है स्टेट में, और वो 3 सिचुएशन में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। सबसे पहली सिचुएशन है वॉर, दूसरी सिचुएशन है एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी अगर कोई फॉरेन कंट्री पाकिस्तान पर अटैक करे, और थर्ड जो सिचुएशन है जिसमें प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है वो है इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी अगर मुल्क के अंदरूनी हालात ख़राब हो जाए तब भी प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। अब 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर ली तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, यानी कितने ड्यूरेशन के लिए वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है।
तो अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट 6 मंथ के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। अगर 6 मंथ से ज्यादा एक्सटेंड करवाना हो या 6 मंथ से टाइम और बढ़ाना हो प्रेसिडेंट को, तो उसे नेशनल असेंबली से अप्रूवल लेना होगा। ये अकॉर्डिंग टू 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। अब 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी डिक्लेरेशन किस तरह है, देखिए यहाँ पर भी प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। किन केसेस में, इन 3 सिचुएशंस में, अगर कोई जंग हो, वॉर हो, अगर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो, कोई फॉरेन कंट्री पाकिस्तान पर अटैक करे, या अगर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस हो। इन तीनों सिचुएशन में प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। इसके अलावा 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक चीज़ याद रखिए कि 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन में अगर प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी तो फिर प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो लॉज बना सकता है। पार्लियामेंट के अप्रूवल के बगैर वो लॉज बना सकता है। ये चीज़ आपको 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगी। अब ये पॉइंट, इसकी रीज़न क्या, ये पॉइंट 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों है? क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 62 के कॉन्स्टिट्यूशन के वक्त मिलिट्री रजीम रूल कर रही थी। अयूब खान प्रेसिडेंट थे जो कि एक मिलिट्री पर्सनल थे। अयूब खान उस वक्त के प्रेसिडेंट थे और उस वक्त प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर थी बनिस्बत पार्लियामेंट के। तो इसलिए 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया कि जब प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे तब प्रेसिडेंट लॉज बना सकता है पार्लियामेंट के अप्रूवल के बगैर। इसके साथ ये भी कहा गया कि अगर प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करते तो प्रेसिडेंट कुछ फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड कर सकता है उस इमरजेंसी के दौरान। तो ये थी 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इमरजेंसी प्रोविजन। अब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इमरजेंसी डिक्लेरेशन से रिलेटेड, यानी हमने 2 कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किए 1956 एंड 1962। अब जो 1973 यानी जो करंटली अभी तक पाकिस्तान में है वो है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन हम फॉलो कर रहे हैं। तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है 3 सिचुएशन में, अगर कोई वॉर हो, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो या एक्सटर्नल एग्रेशन हो। तो इन तीनों सिचुएशन में प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता। अब 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक डिफरेंस है वो ये कि अगर किसी प्रोविंस में हालात या सिचुएशन खराब हो जाए तो अगर प्रेसिडेंट उस प्रोविंस में इमरजेंसी डिक्लेयर कर ले उससे पहले उसे अप्रूवल चाहिए वहाँ की प्रोविंशियल असेंबली से। यानी इमरजेंसी डिक्लेयर करने से पहले उसे अप्रूवल चाहिए वहाँ के प्रोविंशियल असेंबली से। यानी अगर हम इसके एग्जांपल ले लें कि अगर किसी प्रोविंस में, जैसे अगर बलूचिस्तान में हालात ख़राब हो जाए तो बलूचिस्तान में इमरजेंसी डिक्लेयर करने से पहले बलूचिस्तान की जो प्रोविंशियल असेंबली है उससे अप्रूवल लेना ज़रूरी है, फिर जाकर प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। इसी के साथ अगर कंट्री लेवल पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट को अप्रूवल चाहिए किसकी, पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट में हम दोनों हाउसेस कंसीडर करेंगे, लोअर हाउस और अपर हाउस, यानी नेशनल असेंबली और सेनेट। दोनों हाउसेस से अप्रूवल चाहिए प्रेसिडेंट को विद इन 10 डेज। इन दोनों हाउसेस से अप्रूवल मिलने के बाद ही प्रेसिडेंट ने जो इमरजेंसी डिक्लेयर की है वो मेंटेन रहेगी। तो एक स्मॉल डिफरेंस आप ऑब्जर्व करें कि 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के पास बहुत ही पावर है, बट 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में उसे अप्रूवल चाहिए पार्लियामेंट से अगर कंट्री लेवल पर वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहा है। अगर प्रोविंशियल लेवल पर डिक्लेयर कर रहा है तो प्रोविंशियल असेंबली से उसे अप्रूवल चाहिए। तो ये थी इमरजेंसी डिक्लेरेशन। होप सो कि आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर होगा। अब नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। देखिए फंडामेंटल राइट्स मोस्टली तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस में सेम ही है, यानी 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में और 1962 और 73 तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का जो कंसेप्ट है वो सेम ही है, बट जहां पर स्लाइटली डिफरेंस है वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कानून के नजरों में सभी इक्वल होंगे, कोई भी अबव द लॉ नहीं है। इसके अलावा तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में हर सिटीजन को फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है जो तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में सेम है वो ये कि रेस, रिलीजन या कास्ट, इन तीनों की बुनियाद पर किसी शख्स को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान में जितने भी माइनॉरिटीज कम्युनिटी है उन्हें भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब जब हम बात करते हैं तीनों कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल राइट्स की तो जो स्लाइड डिफरेंस है वो ये है कि जब हम 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उस वक्त मिलिट्री रिजीम रूल कर रही थी पाकिस्तान पे, यानी और इस मिलिट्री रिजीम में अयूब खान उस वक्त के प्रेसिडेंट थे। तो 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए, बट यहाँ पर एक चीज आप याद रखिए कि जो जुडिशरी के जो पावर्स है इन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें थोड़ा सा कम किया गया, यानी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट नहीं रखा गया, बल्कि प्रेसिडेंट की जो अथॉरिटी थी वो जुडिशरी से बहुत ज्यादा थी। और इवन अगर
इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाए तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर थी कि वो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दे। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में आल्तो वहां पर फंडामेंटल राइट्स देने के बावजूद प्रेसिडेंट के पास इतनी अथॉरिटी थी कि अगर पाकिस्तान में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाए तो प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी थी कि वो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दे। और यहाँ पर जुडिशरी को भी इतना इंडिपेंडेंट नहीं रखा गया जितना एक डेमोक्रेटिक स्टेट में होना चाहिए। अब 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को वापस से रिस्टोर किया, यानी 1962 का जो कंसेप्ट था उसे रिमूव किया, बल्कि लोगों को ये राइट दिया कि अगर उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो हर सिटीजन के पास ये राइट है कि वो डायरेक्ट कोर्ट को अप्रोच करे, यानी जुडिशरी को अप्रोच करे, अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। यानी हर सिटीजन अगर कहीं पर भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे तो वो डायरेक्टली कोर्ट जा सकता है, सिटीजन पर कोई